आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है मेरे चैनल जीके विद आरडी सर। तो आज हम देखने वाले हैं गुप्ता साम्राज्य के बारे में, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने कुषाण वंश के बारे में आपको पढ़ाया था। तो हम अब एडी के अंदर जितनी भी लेक्चर हैं, अब आपको मैंने बताया था कि पहले एक बीसी होता है, ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला टाइम, जिसको एडोनोमेनी बोलते हैं। तो एडी के अंदर हम चल रहे हैं। तो इस एडी के अंदर जो तीसरी शताब्दी थी, मतलब थर्ड शताब्दी के अंदर कुषाण वंश के बाद छोटे मोटे जो वंश आते हैं, उसके बाद एक बड़ा साम्राज्य आता है जिसको बोलते हैं हम गुप्ता डायनेस्टी। इसको गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया के अंदर भी बोला जाता है, क्योंकि ये डायनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। तो आज इसको हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के अंदर। तो जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर नए आए हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसके साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा देना, ताकि इसी तरह की फर्दर नोटिफिकेशन और इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी आपके नोटिफिकेशन बार में। ठीक है जी। तो अब हम देखने वाले हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले प्लीज़ आप उनको जाके कुषाण वंश को ज़रूर देखना, ताकि आपके कंटिन्यूटी बन सके। ओके, देखिए जी, गुप्ता साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसका आता है जी, इसका जो उदय था ये कहाँ पे हुआ था। तो गुप्ता जो साम्राज्य था, इसकी इसकी जो तीसरी शताब्दी, मतलब 200 से लेकर 300 एडी के बीच में, अब इसको ईस्वी में बोलते हैं हम, एडी। इस टाइम के अंदर गुप्ता साम्राज्य का ये आरंभ हुआ था, उदय होता है। तो इसके कहाँ पे होता है जी? प्रयागराज आपको पता होगा कि इसका नाम पहले इलाहाबाद था, इसको आज बदल दिया। इसके पास एक शहर था कौशाम्बी, वहाँ पे इनका उदय होता है। इसके संस्थापक जो बोले जाते हैं, इसको बोला जाता है श्रीगुप्त। इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त, जिन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की थी, डायनेस्टी की। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी थे घटोत्कच। ठीक है जी। घटोत्कच के बारे में भी हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं। उसके बाद उसके ये दो ऐसे राजे थे जिन्होंने तो फाउंडर बोले जाते हैं, बट एक्चुअल में इसके जो सबसे महान राजा थे वो थे जी इसके जो राजा बनते हैं वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है जी। एक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य जो डायनेस्टी थी, आपको बता दूं मैं, ये ईसा मसीह के 300 साल पहले की बात है, उस टाइम पे आई थी। और ये गुप्ता साम्राज्य है ईसा मसीह के मतलब 200 साल के बाद ये डायनेस्टी चली है। तो लगभग आप कन्फ्यूज़न मत कर देना कि चंद्रगुप्त मौर्य और ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है, ये दोनों के अंदर 500 सालों का डिफरेंस है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें कन्फ्यूज़न आपको नहीं होनी चाहिए। ये गुप्ता वंश के हैं और वो चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के। ठीक है जी। तो इसके बाद गुप्त वंश के प्रथम जो राजा थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। ये 320 ईस्वी में गद्दी के ऊपर बैठते हैं, और लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ इनका विवाह होता है, और ये महाराजा धीराज की उपाधि को धारण करते हैं। तो इसी तरह इन्होंने एक गुप्ता संवत भी चलाया था, जिसके आपको पता है एक संवत भी चलाया गया था। तो ये संवत जो था जो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था, आपको ये भी याद रखना है। अब चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी जो बने थे, क्योंकि जिसको हम बहुत ज़्यादा पेपरों में आप देखते भी होगी, अगर भी इससे भी क्वेश्चन अगर बना आपका, तो वो आने वाले हैं चंद्रगुप्त के बेटे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो 335 ईस्वी में राजगद्दी के ऊपर बैठे थे। इन्होंने जो नॉर्थ इंडिया के अंदर 9 शासक थे और दक्षिण के अंदर 12 शासक थे, इन सभी को एक सिरे से मतलब हराने के कारण इनको भारत का नेपोलियन बोला जाता है। जैसे नेपोलियन ने, आपको पता होगा, फ्रांस के अंदर जर्मनी और ये ऑस्ट्रिया वगैरह के जितने भी राजा थे, एक बार अपने आप को गद्दी के ऊपर बिठाया था। एक गरीब किसान का बेटा देश का एक प्रेसिडेंट अपने आप को घोषित किया था। इसी तरह से समुद्रगुप्त ने भी इसी तरह का काम किया था। तो इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी वंशावली बता दूं कि गुप्ता साम्राज्य में, तो सबसे पहले अर्लियर गुप्ताज जो थे उसमें से श्रीगुप्त को इतना नहीं जाना जाता है, जितना कि घटोत्कच के बाद उनके बेटे चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। उनका जो विवाह होता है वो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से होता है। उसके बाद उनका बेटा होता है जी, जिसका नाम था समुद्रगुप्त, जिसको हम प्राक्कर मनका भी बोलते हैं इनको, या इसको श्री वर्मा भी बोलते थे। ठीक है जी। समुद्रगुप्त के बेटे थे जी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से, मैंने आपको बताया था जब मैंने कुषाण वंश पढ़ाया था, तो मैंने बताया था उन्होंने एक संवत चलाया था जो शक संवत, जिसको हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूज़ किया जाता है। इसमें एक उपाधि थी विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उपाधि किस लिए धारण की जाती थी? जब भी कोई राजा शकों को हराता था, शकों की प्रजाति जो इंडिया से बाहर से आए हुए लोग थे जो यहाँ पे स्टेबल थे, इनको हराने के बाद ये उपाधि धारण की जाती थी। तो
जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, टाइटल लिया था, तो आपने ये भी याद रखना है। ठीक है जी। इनको देवगुप्ता भी बोला जाता है। इसके बाद इनकी 3 संतानें होती हैं, जिसमें गोविंद गुप्त थे, कुमार गुप्त थे और इसमें प्रभावती थी। ठीक है जी। प्रभावती जो क्वीन थी, वाकाटका जो वंश साथ में चल रहा था, डायनेस्टी थी, वहाँ के रूलर्स की ये बाद में वहाँ पे उनकी शादी हो जाती है। तो कुमार गुप्ता और गोविंद गुप्त के बाद इनकी डेथ जल्दी हो जाती है। उसके बाद कुमार गुप्त गद्दी के ऊपर बैठते हैं। कुमार गुप्त के सबसे बड़े बेटे जो होते हैं स्कंद गुप्त, वो गद्दी के ऊपर बैठते हैं। तो स्कंद गुप्त के बाद जितने भी राजा आने वाले हैं वो सारे कहते हैं ना डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले ये जितने भी राजे थे ये सारे स्ट्रॉन्ग राजे थे, और इसके बाद जितने आप देखते हो नरसिम्हा गुप्ता, कुमार गुप्ता टू विष्णु गुप्ता, ये सारे ऐसे थे जो वीक रूलर थे। ठीक है जी। तो ये आपका एक फ्लो चार्ट था जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसको देखते हैं। तो समुद्रगुप्त को मैंने आपको बता दिया कि समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त वन के बेटे थे। इसके दरबार में एक कवि थे जिसको बोला जाता है हरिसेन कवि। इलाहाबाद के प्रशस्ति लेख में, मतलब जो इलाहाबाद का अभिलेख है उसके अंदर इनका नाम मेंशन है जी। तो समुद्रगुप्त जो कि क्या थे जी, विष्णु के उपासक। जो गुप्ता साम्राज्य जितना भी होता है ये मैक्सिमम आपको विष्णु भक्त सारे नजर आएंगे, क्योंकि इन्होंने विष्णुइज्म अपनाया था, सभी ने अपना। समुद्रगुप्त थे जी जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। अश्वमेध क्या होता था, जब किसी घोड़े को छोड़ दिया जाता था, वो तो आपको सोच के देखो वो कितनी बड़ी सेरेमनी होती थी कि इस एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था, उसके बाद जो भी इसको पकड़ता था उसके साथ युद्ध होता था। तो जहाँ जहाँ तक ये घोड़े दौड़ता था उस तक का साम्राज्य है, उसकी अधीनता माननी पड़ती थी उस राज्य की। ठीक है जी। तो उसके बाद समुद्रगुप्त एक बहुत ही ज़्यादा संगीत प्रेमी थे। तो समुद्रगुप्त की जो सिक्के जिनके द्वारा चलाए गए थे इसके ऊपर इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया। तो ये एसएससी के अंदर आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछा जाता है कि किसके सिक्कों के ऊपर कौन से राजा कौन सी डायनेस्टी के जो होते हैं वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। तो आपको ये याद रखना है, समुद्रगुप्त की बात हो रही है। ठीक है, जिनको नेपोलियन भी बोला जाता है। तो उसके बाद समुद्रगुप्त की जो अश्वमेध यज्ञ कराते, मैंने ये बोल दिया आपको। अच्छा, समुद्रगुप्त ने विक्रमक उपाधि की धारण की थी। विक्रमक, इन्होंने विक्रमादित्य यानी विक्रमक उपाधि धारण की थी। इनको कविराज बोला जाता क्योंकि इनको लिटरेचर का बहुत ज़्यादा शौक था। ठीक है जी। तो उसके बाद समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी होते हैं जी चंद्रगुप्त द्वितीय। 380 ईसा पूर्व ईस्वी में एडी के अंदर ये गद्दी के ऊपर बैठते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के अंदर ही चीनी यात्री फाहयान जो होते हैं वो भारत में आने स्टार्ट हो जाते हैं। चाइनीज़ ट्रैवलर जो होते हैं वो भारत के अंदर आना स्टार्ट होते हैं। तो पहला चाइनीज़ ट्रैवलर जो होता है इंडिया के अंदर आता है फाहयान। उसके बाद शकों की विजय के बाद जब शकों की प्रजाति के ऊपर ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा उसके ऊपर जब अधिकार किया जाता है, उनको हराया जाता है, तो उसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। ये याद रखने आपने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी होते हैं कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त, क्योंकि इसके 2 बेटे थे। यहाँ पे ये लूसेंट बुक में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो आप इसको ध्यान करें। उसके बाद गद्दी के ऊपर मेनली बैठते हैं कुमार गुप्त, पर इनसे पहले इनके बड़े भाई थे गोविंद गुप्त। ठीक है जी। तो उसके बाद देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी जो कहते हैं ना बिहार के अंदर जो नालंदा था उसकी जो स्थापना थी वो कुमार गुप्त के द्वारा रखी जाती है। तो कुमार गुप्त जो प्रथम का जो कुमार गुप्त वन थे उनके उत्तराधिकारी होता है स्कंद गुप्त। अब स्कंद गुप्त तक तो सारा काम सही था, बट इसके बाद जो आने वाले जो वीक रूलर थे इनको क्योंकि स्कंद गुप्त के टाइम के अंदर ही हूनों के जो हून होते हैं, जो चाइनीज़ से होते थे, जो एक खूंखार जाति थी, जो बहुत ज़्यादा ही कहते हैं ना बर्बर जाति थी, जो क्या करती थी इंसानों को, चंगेज़ खान जिनको बोलते हैं, उसके बाद चंगेज़ खान ने आना था। तो उस तरह के लोग थे जो इंडिया में अब आक्रमण कर रहे हैं। तो इस तरह के स्कंद गुप्त के टाइम पे ये लोग हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके बाद जितने भी वीक रूलर होते हैं ये उसको संभाल नहीं पाते हैं, तो उसके बाद ये इनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो स्कंदगुप्त ने जो स्कंदगुप्त थे इनको मैंने बताया था कि सुदर्शन लेख का क्वेश्चन बहुत बारी पेपरों में आता है। जो पहले नंबर पे सुनो जी, सुदर्शन लेख है कहाँ पे? सौराष्ट्र आपको सौराष्ट्र नहीं पता होगा, तो ये है जी आपके गुजरात वाले एरिया में। गुजरात वाला एरिया वो एरिया जिसके साथ समुद्र टच हो रहा है उसको हम काठियावाड़ बोलते हैं, और उस एरिया को हम सौराष्ट्र भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो उस एरिया के अंदर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गिरनार की पहाड़ियाँ, गिर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे आपको पता है भारत में पूरे एशिया के अंदर लुआइन भी पाई जाती हैं। एकमात्र लुआइन कहाँ पे पूरे एशिया में पाए जाते हैं, वो सिर्फ गिर की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। यहाँ पे गिर नेशनल पार्क भी है।
तो गिर नेशनल पार्क है, यहाँ पे जो गिर की पहाड़ियाँ, यहाँ पे एक लेक है जहाँ पे जिसको बोला जाता है सुदर्शन लेक। इसके ऊपर इसका पुनरुद्धार बोलते हैं ना, रिकंस्ट्रक्शन करवाई गई थी किसके द्वारा? स्कंदगुप्त के द्वारा। तो आपको ये याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। तो आपको मैंने बता दिया गुजरात वाले एरिया को जो होता है उसको हम सौराष्ट्र भी बोलते हैं पुराने टाइम में। उसके बाद स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूनों का आक्रमण स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद ये हून, मैंने आपको बता दिया कि ये चाइनीज़ की एक बार्बर जो मंगोलिया से लोग आते थे उनकी एक ऐसी जाति थी। तो उसके बाद इस वंश का सबसे अंतिम शासक था जो भानुगुप्त था जी। ठीक है जी। अब इनके हम एडमिनिस्ट्रेशन इकाई देखते हैं भी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इनका। तो इनके जो लोग थे ये देश में जो इनकी सबसे बड़ी इकाई जो होती थी, सबसे बड़ी इनके लिए क्या होता था? देश होता था। सबसे बड़ी, जैसे आज कंट्री है तो इनके लिए सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी? देश होता था। इसके शासन को गुप्ता बोलते थे, क्योंकि ये गुप्ता वंश के थे तो गुप्ता बोलते हैं। उसके बाद एक दूसरी इकाई होती थी जिसको भुक्ति बोलते हैं। भुक्ति का मतलब होता था उपारक, इसको उपरिक बोलते थे, उपरिक कहलाते थे ये। ठीक है जी। जैसे कंट्री को छोटे स्टेटों में जैसे प्राइम मिनिस्टर पूरे कंट्री के लिए होता है, इसी तरह से जो सीएम जो होता है स्टेट के लिए होता है, इसी तरह से ये भुक्ति जो होते थे ये स्टेट में छोटे छोटे भागों में डिवाइड होती थी, उसके लिए ये भुक्ति होते थे। ठीक है, ये एकमात्र इकाई थी। तो इस तरह से ये इन्होंने सिक्के जारी किए थे। तो इस तरह से ये देखिए जी, गुप्ता डायनेस्टी इस तरह से सारी फैली हुई थी। तो इस तरह से बहुत बड़ा साम्राज्य इन्होंने फैलाया था। बहुत सारे टेम्पल, जो टेम्पल की असल जो कहते हैं कि जो टेम्पल बनने स्टार्ट हुए थे वो गुप्ता साम्राज्य के बाद में ही स्टार्ट हुए हैं। इससे पहले गुप्ता साम्राज्य में टेम्पल की बात नहीं थी। तो भुक्ति के बाद आप देखिए जी, पुलिस विभाग के अधिकारी को दंड पिशक के नाम से जाना जाता था। जैसे आज SHO होता है थाने के अंदर, इसी तरह से वो पर्सन होते थे। तो पुलिस के साधारण जो कर्मचारी होते थे इसको चाट और भाट के नाम से बोला जाता था। ठीक है जी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम। जैसे आज भी सबसे छोटी इकाई ग्राम है, उसके प्रशासन को हम ग्राम सभा बोलते हैं। जो इसको संभालती है ग्राम सभा होती है, और ग्राम सभा के मुखिया को हम क्या बोलते हैं जी? ग्रामिक बोलते हैं। इसी तरह से सदस्य, इसके जो सदस्य है जिसको आज हम जैसे आज हम इसको मेंबर जो होते हैं इसको हम मंत्र बोलते थे उस टाइम पे, मंत्र। ठीक है जी। तो इस तरह से प्रशासन की मैंने इकाई आपको बता दी है। ग्रामों के समूह की छोटी इकाई को हम पेठ बोलते हैं। जैसे आज आपने देखा होगा कि ब्लॉक बनता है, एक गांव को मिला के ब्लॉक बनते हैं, इसी तरह से उस टाइम पे होता थे पेंट। ठीक है जी। तो इसी तरह से जो गुप्ता साम्राज्य के कुमारगुप्त के और दामोदर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री के अधिकारियों को देखो जी, जो कुमारगुप्त थे इन्होंने एक ताम्रपत्र बनाया था। ताम्रपत्र में भूमि के बारे में, जैसे आज पटवारी अपनी सारी लेखा जोखा रखता है, इसी तरह से इनका एक पत्र था। तो उसके बाद इनका भू राजस्व, इकोनॉमी देखते हैं टैक्स कितना कलेक्ट करते थे। तो टैक्स इनका भू राजस्व जो होता था वो 1/4 होता था, और उसमें से भी 1/6 भाग हुआ करता था। तो इस तरह से ये टैक्स इकट्ठा करते थे। आर्थिक इकोनॉमिक्स इनकी देखते हैं कैसे कैसे डिवाइड थी। इनकी जो भूमि थी, जो लैंड थी, उसको कैसे डिवाइड किया हुआ था। तो वो क्षेत्र जो कृषि योग्य करने होता था उसको क्षेत्र बोलते थे। जैसे आज जिसके ऊपर कल्टीवेशन कर सकते हैं उसको हम क्षेत्र बोलते थे उस टाइम पे। और जो वस्तु होती थी उसको वास्य योग्य, जो वस्तु पैदा करती है कोई भूमि, तो उसको हम वास्तु बोलते थे। चारागाह की भूमि को हम पशुओं के चराने योग्य बोलते थे। तो खिल क्या होती थी? ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी, बिल्कुल बंजर जमीन को हम खिल बोलते थे। और अपरहत बोलते थे ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। जैसे आज फॉरेस्ट वाली ज़मीन है उसको हम अपरह बोलते थे उस टाइम पे गुप्ता साम्राज्य में। सिंचाई के लिए रहट और घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। अब आपको पूछा जा सकता है घंटी यंत्र किस साम्राज्य के अंदर चलता था? तो आपने याद रखना है गुप्ता साम्राज्य में। श्रेणी के प्रधान को हम ज्येष्ठक बोलते थे। ज्येष्ठक, जैसे कोई भी एरिया उसका एक जो पर्सन होता है, जो भी मान लो कोई ग्रुप है, तो उसका एक पर्सन जो होता है उसको हम ज्येष्ठ बोलते थे। तो उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वैसे। तो गुप्ता काल के उज्जैन में सर्वाधिक सबसे इम्पोर्टेंट जो गुजरात जो इनका सबसे फेमस एरिया था जो वो था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इनका सबसे ज़्यादा राज्य फैला था। तो मध्य प्रदेश में जिनको अवंती, जिसको पुराना टाइम अवंती था, उसका नाम बदल के उज्जैन रखा गया। तो उज्जैन के अंदर काफ़ी मंदिरों का आपको MP के अंदर काफ़ी मंदिर देखने को मिलते हैं। तो ये इनके द्वारा बनाए गए थे। उसके बाद आप बात करते हैं जी, गुप्ता राजाओं के स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी।
तो स्वर्ण मुद्राओं के लिए इनका एक अभिलेख है जिसको हम दिनार का अभिलेख बोलते हैं। दिनार का अभिलेख जो है उसके अंदर इन्होंने जो सोने की मुद्राएं चलाई थी उसका जिक्र वो दिनार वाले अभिलेख में मिलता है। आई होप कि आपको ये आज वाला जो पार्ट 1 है गुप्ता साम्राज्य का वो आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हम पार्ट 2 में इसके आगे वाली बातों को देखेंगे कि इनके आगे वाली जो पार्ट बचा हुआ है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर हैप्पी लर्निंग। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ इसको कंटिन्यूटी बना के रखें। हैप्पी लर्निंग टू ऑल।